हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द आप आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। विकारी शब्द क्या होता है, विकार का मतलब क्या होता है। तो देखिए, विकार का मतलब जिसमें परिवर्तन हो सके, जिस शब्द में परिवर्तन हो सके उसको विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और जिसमें परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, कहने मतलब जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी हैं। और शब्द क्या होता है, तो विकारी शब्द जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले शब्द को जान लेते हैं। शब्द क्या होता है, तो देखिए, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द कहलाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसको शब्द कहा जाता है। लेकिन इसी को पद भी कहते हैं, लेकिन पद कब कहते हैं इसको जान लीजिए। किसी वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। जब किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसी शब्द को जब किसी वाक्य में रखा जाता है तो इसको पद कहा जाता है, न कि शब्द। ठीक है, तो शब्द और पद क्या होते हैं जान गए होंगे आप लोग। ठीक है, शब्द ही पद कहलाता है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा उसका, तब उसी शब्द को पद कहा जाएगा। ठीक है, और अकेले जब शब्द प्रयोग कर रहे हैं कहीं पर तो ये शब्द कहलाता है। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग होगा इसका, किसी वाक्य के अंदर वाक्य में अगर आ रहा है शब्द तो उसको पद कहा जाता है। ठीक है, तो पद के भेद देख लेते हैं। तो पद के भेद कितने हैं, देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये सभी क्या हैं, पद के भेद। मतलब इतने पद, मतलब पदों के भेद ये सभी हैं। अब बारी बारी से हम लोग इन सभी को पढ़ेंगे। तो पहला है संज्ञा, तो पहले संज्ञा को हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखिए, संज्ञा को देख लेते हैं। संज्ञा क्या है, तो संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। कोई भी नाम है तो वो संज्ञा कहा जाता है। जैसे कुछ भी है, किसी चीज़ को अगर हम उसको जानने के लिए उसका नाम रखे हैं, जैसे टेबल है तो टेबल उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका नाम टेबल रख दिया गया है। तो ये संज्ञा, मतलब टेबल की संज्ञा दे दिए हैं। ठीक है, तो नाम ही संज्ञा कहलाता है। और अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का नाम होता है। ठीक है, नाम ही संज्ञा होता है। किसी का भी नाम है तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया। अब संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। तो संज्ञा के प्रकार को देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, शब्द में देख चुके हैं। तो इसके आगे चलते हैं। ये तो संज्ञा के प्रकार मतलब देखें, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की संज्ञा होती है, जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा है अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो पहला देखते हैं क्या है संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिससे किसी एक का ही बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी एक का बोध। जैसे राम कहने से किसी एक का बोध हो रहा है, न कि अनेक का। ठीक है, राम कहेंगे तो किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का पता चल रहा है। गंगा कहेंगे तो गंगा भी एक ही का बोध हो रहा है। अगर नदियाँ कह देते, नदी कह देते तो नदी में बहुत सी नदी हो जाती, लेकिन गंगा किसी एक का नाम अगर कहा जा रहा है, नाम लेकर बताया जा रहा है,
किसी एक का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद पटना, पटना पटना कहेंगे तो किसी एक का बोध हो रहा है, एक की जानकारी हो रही है, ठीक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय, अगर पर्वत कहा जाता तो कई पर्वत उसमें आ जाते, तभी व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं रहता। लेकिन पर्वतों में हिमालय, एक पर्वत का नाम बताया जा रहा है, किसी एक का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इत्यादि और भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उदाहरण में इतने लिए थे। अब दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। जो संज्ञा किसी समस्त जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। समस्त जाति का, संपूर्ण जाति का बोध जो करा दे उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नदी, नदी कह रहे हैं तो किसी एक का बोध नहीं हो रहा है, सभी नदी कहेंगे तो सभी नदियाँ उसमें आ सकती हैं, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, चाहे जो भी नदी कह सकते हैं उसमें, नदी कह देंगे तो सभी नदियाँ आ जाएंगी इसमें। तो समस्त जाति का, समस्त का बोध हो रहा है, एक का नहीं बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और जैसे पर्वत, पर्वत कहेंगे तो पर्वतों में बहुत से पर्वत हो जाएंगे, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है, समस्त का बोध हो रहा है, यहाँ भी समस्त जाति का बोध हो रहा है। लड़की, लड़की कहेंगे तो इसमें भी संपूर्ण लड़कियाँ आ जाएंगी, किसी एक विशेष के लिए नहीं ये शब्द प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी का नाम लेकर बताया जाए तो एक का बोध होगा, लेकिन लड़की अगर कहेंगे तो समस्त लड़की जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इत्यादि सब हो जाएंगे। और देखिए, व्यक्तिवाचक में किसी वर्ग के एक ही का बोध होता है और जातिवाचक में समस्त का। इसको ध्यान दीजिए, क्या होता है, व्यक्तिवाचक में किसी वर्ग के एक ही का बोध होता है और जातिवाचक में संपूर्ण का, समस्त का। अब तीसरा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं क्या होता है। तो जो संज्ञा किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी नाप तौल वाली मतलब जो चीज़ नापी जाए, तौली जाए, इन सब का बोध जो कराए उसको क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ हो गया, सोना, चांदी, तांबा, ऊन, ये सभी ठोस पदार्थ जितने भी हैं सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे तेल, पानी, घी, तेल, पानी, घी इत्यादि, ये सभी द्रव पदार्थ हैं, ये भी सभी द्रव्यवाचक में आएंगे क्योंकि ये नापे जाते हैं, नाप तोल वाली बात की गई है तो ये नापे जाते हैं। धुआं, ऑक्सीजन इत्यादि गैसीय पदार्थ कहने का मतलब, तो ये भी आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाएंगे। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जो संज्ञा किसी समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी समूह का बोध जिससे वो समूहवाचक संज्ञा उसको कहा जाता है। जैसे वर्ग, वर्ग में तो बहुत से आ जाएंगे लोग, ठीक है। वर्ग में कहने का मतलब भीड़ जिसमें हो, समूह का बोध हो, वही होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे टोला, समिति, आयोग, परिवार, सभा, भीड़, मेला भी हो जाएगा इसमें। तो सभी मतलब समूह, जिसमें समूह रहे, समूह का बोध हो जिसमें समूहवाचक संज्ञा उसको कहा जाता है। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अगला है, जो संज्ञा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराए उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे क्रोध, मिठास, लालिमा, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। किसी भाव का बोध हो या किसी के गुण का बोध हो, जिसमें दशा का, भाव का, व्यापार इत्यादि का बोध हो, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। इसके आगे चलते हैं।
भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, देखिए, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में कैसे बनता है, इसमें क्या जोड़कर बनता है, प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे संज्ञा से, जैसे पुरुष, पुरुष से पुरुषत्व, ये हो गया, क्या हो गया, पुरुष संज्ञा है और पुरुषत्व भाववाचक संज्ञा हो गई। विशेषण, सुंदर तो विशेषण है और सुंदरता या सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और क्रिया से कैसे होगा, जैसे घबराना से घबराहट हो जाएगा। ठीक है, घबराना है क्रिया है और घबराहट हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। थकना से हो जाएगा थकान हो जाएगा। और अव्यय से, जैसे दूर, दूर से हो जाएगा दूरी, निकट से हो जाएगा निकटता, ऐसे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जो प्रत्यय दिए गए हैं, तो इनके द्वारा बनाए जाते हैं।